गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट अर्थात जलवायु। इसके तीसरे भाग में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय मानसून की विशेषताएं, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक एवं ऋतुओं का निर्माण हमने शुरू किया था। और इस ऋतुओं में हमने सबसे पहले शीत ऋतुओं के बारे में देखा था। अभी हम लोग इसके आगे के 3 ऋतुओं के विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार से है और मानसून देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधता है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रीष्म ऋतु, पहला ऋतु हमने देखा था शीत ऋतु, दूसरा ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। प्यारे बच्चों, सूर्य की उत्तर के और आभासी गति के कारण, यानी कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है, यानी कि वो उत्तर गोलार्ध में आता है, तो भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है और मार्च से मई तक भारत में लगभग ग्रीष्म ऋतु होता है। इसके कारण, क्योंकि मार्च के बाद में सूर्य उत्तर गोलार्ध में जाता है और इस प्रकार से वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है और वहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है। इसके कारण उत्तर भारत में लगभग 48 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, लेकिन समुद्र का प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है, यानी कि ग्रीष्मकाल में खासतौर पे उत्तरी भारत में और उत्तर पश्चिमी भारत में या उत्तर भारत में धूल भरी व तेज गर्म हवाएं चलती है दिन में, उसे हम लोग लू कहते हैं। उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें बहती है, उसे हम लोग लू के नाम से जाना जाता है। ये स्थानीय नाम है और ये आपको बहुत बार मल्टीपल चॉइस के लिए आता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियाँ वैसे कभी घातक होती है तो कभी अस्थायी रूप से तापमान को कम कर देती है। तो कभी कभी ये धूल भरी आंधियाँ कई बार नुकसान भी कर देती है, लेकिन दूसरा इसका लाभ ये भी है कि ये कभी कभी क्या कर देती है, तापमान जो बहुत अधिक तापमान है गर्मी में, उस तापमान को कम कर देती है। हल्की सी बारिश हो जाती है या कभी कभी तेज बारिश भी आती है। और अपने साथ जब ये धूल भरी आंधियाँ आती है तो ये कभी कभी अपने साथ ठंडे समीर, समीर मतलब पवन, हवाएं और हल्की वर्षा लाती है। इसके कारण तापमान को ये कम कर देते हैं। ये एक फायदा है। एक तरफ नुकसान भी है, वो नुकसान भी कर सकती है, तो दूसरी तरफ तापमान को कम करने का काम भी ये लू करती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है और इसके साथ प्राय कभी कभी उत्तर भारत में हिमवृष्टि भी होती है, कई जगह ओले भी गिर जाते हैं। यह वर्षा सामान्यतः बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी कहा जाता है। इसके ऊपर भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, काल बैसाखी क्या है? तो वेरी सिंपल, ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से धूल भरी व तेज गर्म हवाएं चलती है, जिसके कारण वहाँ पर भारी मात्रा में गरज के साथ मूसलाधार वर्षा हो जाती है और कभी कभी हिमवृष्टि भी होती है और ये बैसाख के महीने में होता है। इसलिए इसे पश्चिम बंगाल में, जैसे उत्तर भारत में लू कहा जाता है, तो यहाँ पर इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है इस वर्षा को। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा की। देखिए, एक हमने लू देखा, दूसरा काल बैसाखी देखा और ये आम्र वर्षा, आम्र वृष्टि भी कहा जाता है इसको। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में, मुख्य रूप से ये खासतौर पे अप्रैल के अंत में होता है। ये कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्व मानसून, मतलब मानसून हमारे यहाँ जून में आता है, लेकिन उसके पूर्व ही अप्रैल के बाद में और मई के शुरू में ये पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ये मानसूनी वर्षा आम पकने के लिए, खासतौर पे जो हापूस आम, और इसीलिए रत्नागिरी का जो हापूस वगैरह आम आता है वो पहले इसी के कारण आ जाता है। तो इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है।
तो वेरी सिंपल, ये ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसून से जो वर्षा होती है जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए इसे आम्र वर्षा या आम्र वृष्टि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे तीसरा ऋतु मानसून का आगमन। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्षा ऋतु कहा जाता है इसी को हम लोग। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था, क्योंकि जून में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, इसलिए वायुदाब कम हो जाता है और इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने को ये निम्न दाब आकर्षित करता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होता है और इसके कारण वहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। तो उस दक्षिणी गोलार्ध से यानी कि हिंद महासागर से विषुववृत्त के नीचे से ये व्यापारिक पवने बहना शुरू करते हैं। इसको पूर्वीय व्यापारी पवने कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो विषुववृत्त को पार करते हैं वे अपने दाहिने ओर मुड़ जाते हैं और फिर भारत में उन दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक बंगाल के उपसागर और दूसरा जो है अरब सागर से जाने वाली। तो ये मेन कारण है ये मानसून पवने बहने का। उत्तर भारत में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब होता है, उसी समय दक्षिण गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब होता है और इस प्रकार उच्च वायुदाब से जून महीने के शुरुआत से भारत की तरफ या भारत की ओर ये पवने बहने शुरू करते हैं, जिसे हम लोग मानसूनी पवने कहते हैं। ये पवने दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिने ओर मुड़ते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ये दक्षिण से आते हैं और पश्चिम की ओर, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ हो जाते हैं, इसलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। यह पवने कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, इसलिए नमी ग्रहण करती है, अपने साथ बाष्पयुक्त ये पवने होते हैं और इसीलिए भारत के मुख्य भूमि पर इसके कारण भारी मात्रा में वर्षा होती है और इसीलिए हम लोग इसे वर्षा ऋतु कहते हैं। लगभग जून से लेकर सितंबर तक 4 महीने भारत में इस मानसूनी पवनों से वर्षा होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसूनी वर्षा और वर्षा ऋतु। ये लगभग 30 किलोमीटर ये पवने लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या औसत से ये चलती है। यह पवने सुदूर उत्तर पूर्वीय भाग को छोड़कर, सुदूर मतलब बहुत ऊपर का जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह का हिस्सा है, देश के सभी भागों में 1 महीने में पहुंच जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये है स्थिति वो, ये है विषुववृत्त और यहाँ से ये पवने बह रहे, देखिए इनकी दिशा पहले ऐसी होती है, लेकिन जैसे ये विषुववृत्त को पार करते हैं ऐसी हो जाती है। तो ये बंगाल के खाड़ी से जाने वाले पवने, माफ़ कीजिए, ये अरब सागर से और ये बंगाल के खाड़ी से और पूरे भारत में वर्षा करती है। अब ये भारत का मैप देखिए, ये पवने जब आती है तो यहाँ पर ये आपका जानते हैं ये वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट को ये भारी मात्रा में टकराते और इसीलिए ये तटीय इलाकों में भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक। उसके बाद में ये गुजरात के तटीय इलाकों में भारी वर्षा होती है। उसके बाद में ये पवने आगे जाते हैं और ये गंगा के मैदानी प्रदेशों में मुड़ जाते हैं। मुड़ने का कारण ये हिमालय को टकराते हैं इसीलिए। उसके बाद में ये बंगाल के उपसागर से ये सीधे जाते हैं। तो जब मानसून का आगमन होता है तो लगभग पूर्वीय तट में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है और तमिलनाडु के तट पर कोई वर्षा नहीं होती है। जैसे ये पवने आगे जाते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट में आसाम में घुस जाते हैं और वहाँ आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इन राज्यों में वो भारी वर्षा देते हैं। यहाँ भारी वर्षा होने का कारण ये है कि एक तो बंगाल के घाड़ी से ये जाते हैं तो ये कोष्ण पवने होते हैं और इसके कारण भारी मात्रा में नमी युक्त होते हैं और जैसे वो पहाड़ियों में घुस जाते हैं और ऊपर की दिशा में जाते हैं तो उसका संघनन हो जाता है, बाद में उसका बादलों में रूपांतर हो जाता है, फिर उसका रूपांतर जलकणों में हो जाता है और फिर ये जलकण नीचे की ओर जल के रूप में आते हैं, उसी को हम लोग वर्षा कहते हैं और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में भारी मात्रा में वर्षा होती है। और इसी बंगाल के खाड़ी से जाने वाली एक जो शाखा है
वो इस गंगा के मैदानी प्रदेशों में जाती है और इस गंगा के मैदानी प्रदेशों में भारी वर्षा होती है। ध्यान दे दीजिए प्यारे बच्चों, गंगा के मैदानी प्रदेशों से ये पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से इधर वर्षा का जो प्रमाण है, मात्रा है, कम होती जाती है। ये देखिए यहाँ निम्न वायुदाब होता है, ये ग्रीष्म ऋतु की स्थिति है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं मानसून का आगमन या वर्षा ऋतु। लगभग पूरे भारत में ये, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर होती है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, जो अभी मैंने बताया था कि ये वेस्टर्न घाट की जो पश्चिमी ढलानों पर, यानी कि जो कोंकण और मालाबार तट है या पश्चिमी तटीय मैदानों पर भारी वर्षा देते हैं, लेकिन यही पवन जब इस वेस्टर्न घाट को पार करके इस साइड आते हैं तो यहाँ पर अल्प वर्षा होती है और इसी कारण इसको पवनाभिमुख ढाल कहते हैं। इसको कहते हैं पवनाभिमुख यानी कि रेन शैडो एरिया, जहाँ पर अत्यल्प वर्षा होती है क्योंकि वहाँ पर पवन शुष्क हो जाते, सारी वर्षा इस साइड दे देते हैं और आगे जब जाते हैं उस पर्वत को पार करके तो वो शुष्क हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर अत्यल्प वर्षा होती है या कम वर्षा होती है। तो दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है, यद्यपि यह भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। देखिए ये वृष्टि छाया का प्रदेश में आता है, दक्कन का पठार मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, लेकिन ये पवन जब आगे जाते हैं तो नमी के साथ जाते हैं, इसलिए वहाँ वर्षा होती है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्वीय भागों में होती है। मेघालय के मानसीराव में विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा जो है लगभग 1200 सेंटीमीटर होता है मौसिनराम में। ये मेघालय में एक क्षेत्र है, पहले इसको चेरापूंजी, लेकिन अभी इसका नाम मतलब ये क्षेत्र ही अलग है, मासिनराम। यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है 1200 सेंटीमीटर। गंगा के घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, अभी जो मैंने बताया। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में भी बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि वहाँ पवन नहीं पहुँचते और जो हमारा अरावली पर्वत है वो समांतर दिशाओं में होने के कारण पवन सीधे निकल जाते हैं गंगा के घाटी में। तो मानसून का आगमन जून से सितंबर में होने वाली वर्षा का वितरण देखिए प्यारे बच्चों, ये मौसमी वर्षा का वितरण देखिए। तो ये लगभग यहाँ पर 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है या उससे अधिक होती है। 200 से 400 ये अपना कोंकणी तट व मालाबार तट, और ये उत्तर पूर्वीय भारत का उत्तरी हिस्सा, और 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ है, ये मध्य भारत है थोड़ा, और ये गंगा का मैदानी प्रदेश। फिर 60 से 100 धीरे धीरे ये कम होते जाता है, यहाँ पर होता है, और 20 से 40 एकदम कम होता है यहाँ पर, और एकदम 20 से कम जो है वो हमारा राजस्थान का एरिया है, ये एकदम अत्यल्प वर्षा होती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से वर्षा का वितरण है। यहाँ भी वही चीज़ दिखाई गई है, ये वार्षिक वितरण दिखाया गया है। तो देखिए वार्षिक वितरण में भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पर 400 से अधिक वर्षा होती है और नॉर्थ ईस्ट में भी होती है, और बाकी वही चीज़ जो पहले मैप में हमने देखे हैं, ये गंगा के किनारी प्रदेशों में, और यहाँ पर देखिए भारी वर्षा होती है। तो इस प्रकार से भारत में ये वर्षा का वितरण है। अब हम देखेंगे वर्षा में विराम। प्यारे बच्चों, जब भारत में 5 जून से केरल में प्रवेश करता है और लगभग जुलाई के मध्य तक यानी कि 15 जुलाई तक वो पूरे देश में फैल जाता है, तो इस मानसून से होने वाली पवनों के कारण भारत को भारी मात्रा में वर्षा देती है। लेकिन मानसून हमेशा सक्रिय नहीं रहता है, यानी कि मानसून से पूरे समय वर्षा नहीं होती है।
कुछ समय वर्षा होने के बाद में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और उसके कारण वर्षा नहीं होती है कुछ इलाकों में, और इसलिए कुछ इलाकों में वर्षा होती है तो कुछ इलाकों में वर्षा नहीं होती है, कुछ इलाकों में बाढ़ आती है तो कुछ इलाके में सूखा हो जाता है। इसी को कहते हैं मानसून का विराम या वर्षा में विराम या मानसून का कमज़ोर होना। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। वर्षा रहित मतलब जब वर्षा नहीं होती है उस हमारे देश इसमें भी आप लोग देखते हो, जब मानसून का आगमन होता है कभी कभी 2-4 दिन बारिश होती है, फिर 15 दिन 20 दिन बारिश ही नहीं होती है, फसल पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर आ जाती है, फिर वो बारिश आ जाती है। तो ये जो बीच का जो गैप है कि जिसमें बारिश नहीं होती है उसे कहते हैं वर्षा में विराम या मानसून का कमज़ोर होना या मानसून का विराम, ये आराम लेना एक प्रकार से। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर। अभी ये मानसून कमज़ोर क्यों होता है, तो ये जो हमारे ये जो प्रेशर बेल्ट है, ये प्रेशर बेल्ट इधर उधर खिसक जाते हैं और जिसके कारण मानसून कमज़ोर हो जाता है या मानसून सक्रिय हो जाता है। तो उसे कहते हैं मानसून की गर्त या उसका अक्ष, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण निश्चित होता है। ये अक्ष जहाँ रहेगा वहाँ पर ये वर्षा होगी। इसके कारण ये मानसून की गर्त का जो अक्ष है ये इधर उधर खिसकते हैं और इसके कारण मानसून एक तो कमज़ोर हो जाती है या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चली जाती है। जैसे देखिए, जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है यानी कि गंगा के मैदानी प्रदेशों पर होता है, तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। ये सामान्य स्थिति है मानसून की। लेकिन जब ये अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है यानी कि ऊपर की ओर खिसक जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है, मतलब वहां पर बारिश नहीं होती है। और उसके साथ ही हिमालय की नदी वहाँ हिमालय के तरफ जाता है, इसीलिए ऊपर के तरफ जाने के कारण वहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती है और इसीलिए हिमालय के नदियों को पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है और इससे मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है। देखिए, मैदानी प्रदेशों में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश कहाँ हो रही है? उत्तरी हिमालय में, जहाँ से नदियों के उद्गम स्थल है और वहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होने के कारण जब ये नदियाँ मैदानी प्रदेशों में आती है तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो इस प्रकार से ये परिणाम होता है और इसमें काफ़ी मात्रा में जान माल की भी भारी क्षति होती है। अब मानसून के गर्त का या अक्ष का खिसकना, इन 3 आकृतियों के माध्यम से प्यारे बच्चों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक देखेंगे। ये है प्यारे बच्चों मानसून की, ये जो मैप है ये है मानसून की सामान्य स्थिति या अक्ष की सामान्य स्थिति। यहाँ पर ये बेल्ट तैयार हुआ है, निम्न बेल्ट, और उस समय ये देखिए और यहाँ पर भी ये है, तो इसके कारण यहाँ पर ये पवने आते हैं और यहाँ भारी वर्षा होती है। ये मानसून की सामान्य स्थिति है, नेचुरल, और इसके कारण ये गंगा के घाटी में वर्षा होती है। ठीक है, ये सामान्य। लेकिन दूसरे आकृति में आप देखिए, ये जो है ये अक्ष जो है गर्त, मानसूनी गर्त का अक्ष, ये हिमालय के समीप चला गया है, यहाँ पर चला गया है और इसके कारण गंगा के मैदानी प्रदेश में यहाँ पर शुष्क रहेगा यानी कि वहाँ बारिश नहीं होगी और इसके कारण ये हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर भारी वर्षा होगी और इसलिए नदियों को बाढ़ आ जाएगी जब ये उत्तर में खिसक जाता है। उसके बाद में वो दक्षिण में भी खिसकता है। देखिए, ये दक्षिण में खिसक गया है। ठीक है, ये पहला वाला जो हमने देखा यहाँ था, दूसरा वाला जो अक्ष था यहाँ था और तीसरा अक्ष देखिए यहाँ पे आ गया और इसके कारण भी वहाँ पर बारिश नहीं होती है और इस प्रकार से ये मानसून की गर्त के खिसकने के कारण ही मानसून को प्रभावित किया जाता है यानी कि मानसून कमज़ोर हो जाता है। तो वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट ये मैंने डायग्राम यहाँ डाली है और आसानी से आप लोग समझ सकते हो। प्यारे बच्चों, पहली जो डायग्राम है या पहला जो मैप है वो क्या है? मानसून की सामान्य स्थिति वाला है जिसके कारण मानसून पर कोई प्रभाव नहीं होता है, नियमित वर्षा होती है। लेकिन जब ये अक्ष कहाँ चला जाता है? हिमालयन क्षेत्र में उत्तर की ओर जाता है मैदानी प्रदेशों से,
तो मैदानी प्रदेश शुष्क हो जाते हैं, यानी कि वहाँ मानसून कमज़ोर हो जाता है या मानसून वहाँ पर नहीं होता या मानसूनी वर्षा नहीं होती है। और तीसरा जो है दक्षिण की ओर खिसक जाता है, ये दक्षिण की ओर खिसक गया है, इसके कारण भी उत्तर भाग में और अन्य भागों में भी मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। इसी को मानसून का विराम या मानसून का कमज़ोर होना कहते हैं। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। वेरी सिंपल, मानसून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मानसून अनिश्चित है। अभी हमने देखा मानसून आया तो बहुत आ जाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है, और नहीं आता है तो सूखा पड़ जाता है। और इसीलिए मानसून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मानसून की अनिश्चितता। ठीक है, वो कब आएगा अनुमान रहता है, लेकिन बहुत सारे वायुमंडलीय क्षेत्र में कई सारी ऐसे गतिविधियां हो जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा है कि धरातलीय पवनों का आना जाना, निम्न दाब पट्टों का निर्माण होना, उसके बाद में एल नीनो, कई सारे ऐसे घटक है जो इसको प्रभावित करते रहते हैं। और इसके कारण मानसून कभी बहुत ज़्यादा आता है, जब सपोर्टिव होता है तो मानसून अधिक आता है, जब इसको विपरीत कुछ घटता है जैसे एल नीनो आ जाता है तो मानसून कमज़ोर हो जाता है। ऐसे कारणों के कारण मानसून को एक अनिश्चितता माना जाता है। मानसून की अनिश्चितता के कारण एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरी तरफ सूखा आता है, ये स्थिति होती है, और इसका प्रभाव किसानों पर हो जाता है। बाढ़ आने से भी फसल नुकसान होती है और सूखा होने से भी फसल की नुकसान होती है। मानसून की वापसी, चौथा ऋतु जिसको हम लोग शरद ऋतु कहते हैं, अक्टूबर नवंबर के दौरान। अभी देखिए, अभी आपने देखा कि मानसून आगे गया था क्योंकि उत्तर भारत में तापमान अधिक था जून में, और इसके कारण वहाँ पर निम्न वायुदाब हुआ, और इसके कारण दक्षिण भारत से, माफ कीजिए दक्षिणी गोलार्ध से, यानी कि हिंद महासागर के विषुववृत्त के नीचे से ये पवन भारत के तरफ आते हैं, जिसे हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, और उसी को हम लोग मानसून कहते हैं। अब क्या होता है कि अक्टूबर महीने एक नवंबर में सूर्य जो होता है वो दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है, इसलिए वहाँ तापमान अधिक होता है और निम्न वायुदाब होता है। तो उत्तर भारत में उसी समय क्या होता है, तापमान कम हो जाता है और इसीलिए वायुदाब बढ़ जाता है, और इस प्रकार से जो आगे गए मानसून है वो पीछे लौटते हैं। उसी को हम लोग शरद ऋतु कहते हैं या मानसून की वापसी कहते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण के तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण, सूर्य का आभासी मतलब सूर्य का आभासी भ्रमण, मतलब सूर्य कभी 6 महीने उत्तर गोलार्ध में जाता है, 6 महीने दक्षिण गोलार्ध में। यह क्यों होता है? पृथ्वी के अक्ष का झुकना व पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना या पृथ्वी का परिभ्रमण। तो इसके कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ जाता है और धीरे धीरे वो मानसून पीछे जाना शुरू करता है, पीछे हटना शुरू करता है। उसे ही मानसून की वापसी कहते हैं और उसी को हम लोग शरद ऋतु कहते हैं। इस क्रिया को मानसून की वापसी कहा जाता है। वेरी सिंपल, मानसून की वापसी दूसरा कुछ नहीं है। अक्टूबर नवंबर में उत्तर भारत में तापमान गिरने लगता है, जिसके कारण वहां पर निम्न वायुदाब, माफ कीजिए उच्च वायुदाब होता है, और उसी समय दक्षिण गोलार्ध में तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब होता है। और इस प्रकार से इस उत्तर भारत के उच्च वायुदाब से दक्षिणी गोलार्ध के निम्न वायुदाब की ओर ये जो दक्षिणी पश्चिमी जो गया था, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पीछे हटता है। इसी क्रिया को मानसून की वापसी कहा जाता है। अक्टूबर के आरंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से पीछे हट जाती है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है और रातें ठंडी होती है, क्योंकि तापमान कम होने के कारण रातें ठंडी होती है। शुष्क वहाँ पर शीत ऋतु का शुरुआत हो जाती है एवं सुहानी होती है। लेकिन स्थल अभी भी आर्द्र होते हैं। स्थल क्यों आर्द्र होते हैं? क्योंकि अभी अभी भारत में मानसूनी से क्या हुई है, वर्षा हुई है। इसीलिए जो भूमि होती है वो क्या कहते हैं, गीली होती है, आर्द्र युक्त होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का तापमान असह्य हो जाता है
और इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इस अक्टूबर नवंबर में तापमान अधिक बढ़ जाता है और आर्द्रता अधिक होने के, आर्द्रता क्यों होती है? क्योंकि भूमि गीली होने के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, पसीना पसीना आ जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। तो नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल के खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है और यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो से उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम लोग कहते हैं, जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। यह चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सबन आबादी वाला डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं अक्टूबर नवंबर में या कभी कभी दिसंबर में भी, जिसके कारण जान माल की हानि होती है। इस वर्ष भी आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट पर भारी मात्रा में, इसका मैप भी हमने पहले शुरुआत के भागों में देखा है। तो ये और बांग्लादेश को, तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी गति इतनी अधिक होती है कि पर आवर लगभग 180, 190 या 200, 220 तक, कभी कभी 240 तक पर आवर इनकी गति होती है और इसके कारण भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, मानसून की वापसी, ठीक है। ये उत्तर भारत में उच्च वायुदाब होता है अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि तापमान गिर जाता है, शीत ऋतु का शुरुआत हो जाती है और इसीलिए फिर यहाँ से ये पवने रिटर्न निकलते हैं। उसी समय ये बंगाल के खाड़ी में निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थानांतरित हो जाता है। ये जो है ये यहाँ स्थानांतरित हो जाता है और इसके कारण यहाँ पर तेज गति से पवने बहते हैं। ये तेज गति से बहने का कारण क्या है कि इस समुद्र में, बंगाल के खाड़ी में इन्हें रुकावटें नहीं होती है और इसके कारण ये देखिए ये जो पूर्वीय तट है इसको भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको मैं आप जो पिछली बार दिखाया था वही है कि किस प्रकार से, ठीक है, जो रेड जोन है एकदम वेरी रिस्की हाई डेंजर जोन में आते हैं। दूसरा जो है वेरी हाई, उसके बाद में ये ब्लू कलर जो है ये हम लोग क्या कहते हैं उसको, वे हाई डेंजर जोन, और ये जो है ये कम यहाँ नुकसान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारी नुकसान करते हैं। भारत में वर्षा का वितरण असमान है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वीय भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो पश्चिमी राजस्थान के, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं पूर्वी घाट के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से कम होती है। अब ये सवाल होता है कि यह वर्षा कम क्यों होती है? वेरी सिंपल, क्योंकि हमारा जो पूर्वीय घाट है, इस पूर्वीय घाट के पश्चिमी तट को जब ये बाष्पयुक्त पवन, जिसे हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाके टकराते हैं, तो वो नमी युक्त होने के कारण भारी वर्षा देते हैं। और जब ये पवने उस पश्चिमी घाट को पार करके पूर्व की तरफ जाते हैं, पूर्वी ढाल के तरफ जाते हैं, तब वे शुष्क होते, इसीलिए उस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कम वर्षा होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर और लेह में वर्षण बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ तक मानसून पहुँचता नहीं है। तो देश के अन्य भागों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित होता है, लगभग अन्य जगह नहीं। अगर अन्य जगह हो गए तो भी केवल ओले होते हैं, ज्यादा तुम्हें गारा बनता। भारत में वर्षा का वितरण देखिए ये दिखाया गया है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। सूर्य का आभासी भ्रमण क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों। तो सूर्य देखिए ये मार्च की स्थिति होती है। मार्च में देखिए आप लोग प्यारे बच्चों, ये जो है सूर्य उत्तर गोलार्ध में दिखता है, सीधी किरणें। जब ये नवंबर की स्थिति आती है, दिसंबर की, तो ये किरणें दक्षिण गोलार्ध में जा रही है देखिए। और जब ये सितंबर और मार्च की स्थिति देखिए तो ये सेंटर पे बराबर जाती है,
यानी कि विषुववृत्त पर सीधे किरणें गिरती है, इसी को कहते हैं। ये है पृथ्वी का अक्ष, ये उत्तरी अक्ष झुका हुआ है, इसलिए सूर्य उत्तर गोलार्ध में गया है। और यहाँ पर सूर्य के तरफ दक्षिणी अक्ष झुका है, इसलिए सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में। इसी को कहते हैं सूर्य का आभासी भ्रमण, जो आप छठी क्लास में पढ़े हो। अब लास्ट है मानसून की एकता का परिचायक, कि मानसून एकता का परिचायक कैसा है। मानसून किस प्रकार से देश को एकता के सूत्र में बांधता है। हिमालय की अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है हिमालय। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद भी उत्तरी भारत में निरंतर उच्च तापमान बना रहता है। तो हिमालय ये बहुत ऊंचा है, अगर वहाँ से व्यापारी पवनें बहते तो निश्चित रूप से उत्तरी भारत जो उपोष्ण कटिबंध में आता है एक्चुअल में, वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता था। लेकिन मानसून के कारण ये पूरी तरह से उत्तरी भारत जो है ऊंचा तापमान बना रहता है, वहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार तीनों क्षेत्र से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। ये भी एक मानसून का एक सूत्र को बांधने का काम करता है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं, अभी देखिए आप लोगों ने, पवन जिस प्रकार से जाते हैं उसके अनुसार ऋतुओं का निर्माण होता है। और ये जो ऋतु चक्र है, ये ऋतु चक्र हमारे देश को एक लय प्रदान करती है। कौन सी लय प्रदान करती है? देखिए, संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव वनस्पति, इसके कृषि चक्र, मानवीय जीवन, त्योहार, उत्सव, ये सारे इस मानसून के लय के चारों ओर घूमते हैं। और इसी के कारण मानसून को एकता के सूत्र में बांधने वाला कारक माना जाता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये भी एक एकता के सूत्र में बांधने वाला है। इतना ही नहीं, मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करते हैं, कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाने का काम करते हैं, संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है, नदी घाटियों को जल को संवहन करती है और उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। मतलब नदी को जो जिस क्षेत्र से पूरा पानी मिल जाता है उस क्षेत्र को हम लोग नदी घाटी कहते हैं। तो एक प्रकार से नदी तो एक ही है, लेकिन जिस क्षेत्र से प्रवाहित जल आकर उस नदी को मिलता है वो पूरे इसको क्षेत्र को हम लोग एक नदी घाटी के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से उसको एकता के सूत्र में बांधते हैं। जैसे हम लोग गंगा की घाटी जब कहते हैं तो गंगा के घाटी में केवल गंगा नदी नहीं है, गंगा को आकर मिलने वाली यमुना नदी है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, चंबल है, बेटवा है, ऐसे नदियाँ हैं। तो ये सारे प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा की घाटी। मतलब वहाँ रहने वाले लोग पूरे गंगा घाटी के महसूस करते हैं, जिससे एकता का भाव निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख प्रश्न है प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये जलवायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल चैप्टर इसे माना जाता है। मैंने बहुत सारे डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझते तो आप मुझे बात कर सकते हैं मेरे साथ, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।